दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर। आप लोगों को आज संविधान के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग को 7वां लेक्चर है। इसमें हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, इसलिए इसको मैं 2 खंड में बनाया हूँ। पहला खंड में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड खंड में हम लोग अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे जो मूल अधिकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको। मूल अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद करना है इसको, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मूल अधिकार सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि किस भाग में है, तो आपको याद रखना है मूल अधिकार है भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार एकदम बेसिक अधिकार है दोस्तों, उसके बिना अगर वो अधिकार हमको नहीं मिलेंगे तो हम लोग अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अपरिहार्य हैं, अत्यंत जरूरी हैं, उनको क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। ठीक है, राज्य जो है इन अधिकारों पर समानता हस्तक्षेप नहीं कर सकती है दोस्तों। ठीक है, कब हस्तक्षेप करेगी? जब आपातकाल होगा, जब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होंगी, तब वो थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन सामान्यतः कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। और अगर हस्तक्षेप करेगी तो हमारे पास पावर है कि हम लोग अपना मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोर्ट की शरण ले सकते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक है दोस्तों ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछता है राजनीतिक लोकतंत्र। यहाँ पे याद रखिए, आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पूछेगा तो आपको लेना है क्या? डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेना है। और जब पूछेगा राजनीतिक लोकतंत्र तो क्या लेना है? मूल अधिकार। ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करा सकते हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करा सकते हैं मतलब अगर हमारा मूल अधिकार कोई छीन रहा है तो हम लोग न्यायालय का शरण ले सकते हैं और वहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार छीना जा रहा है, इसको लागू कराओ करके। ठीक है, प्रस्तावना के लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं कि नहीं दोस्तों? बताइए, आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्रस्तावना के लिए जा सकते हैं कि नहीं? प्रस्तावना को न्यायालय से प्रवर्तित नहीं करा सकते हैं, है ना? ठीक है, यह संविधान में हमें मूल रूप से प्राप्त है, आप लोग याद कर लीजिए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के लिए संविधान से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकारों को शामिल करने की बात सर्वप्रथम की गई थी। नेहरू रिपोर्ट क्या था दोस्तों कि जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, वो लोग चाहते थे कि एक अच्छा सा संविधान बने, है ना। उनको एक अंग्रेज अधिकारी ने ना चुनौती देती थी कि भारतीयों के में इतना औकात नहीं है कि भारतीय स्वयं से अपना संविधान बना सके। तो उसी को चैलेंज में लेते हुए कांग्रेस ने क्या किया था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू, हाँ, जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू ही थे शायद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की और बोला कि आप लोग संविधान रेडी कीजिए हमारा। तो उस संविधान में ना, जो संविधान रेडी हुआ था, संविधान का एक मसौदा रेडी हुआ था, समझिए, उसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकार को शामिल करने की बात कही गई थी। इसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और इसमें मूल अधिकारों की घोषणा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा दोस्तों। पहला रखिएगा कराची अधिवेशन, दूसरा रखिएगा अध्यक्षता कौन किए थे 1931 कराची अधिवेशन, सरदार पटेल, और उसमें मूल अधिकार की घोषणा कौन किए थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है केशवानंद भारतीवाद, इसको आपको प्रस्तावना में ही पढ़ाया हूँ। केशवानंद भारती जी ने क्या दिया था? केशवानंद भारतीवाद में सरकार ने क्या, न्यायालय ने निर्णय दिया था, मौलिक ढांचा का सिद्धांत दिया था, और ये बोला था कि सरकार संविधान के प्रस्तावना में और संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संसद क्या है, मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, बस उसका मूल ढांचा प्रभावित ना हो। मूल ढांचा क्या है कि जितनी भी सकारात्मक चीज़ें हैं संविधान में, उनमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, बार बार राज्य शब्द का उपयोग होगा, तो आप लोग को याद रखना है कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है? संसद भी आता है, उसके अंदर विधानमंडल भी आती है। विधानमंडल हमारी जो केंद्रीय और राज्य सरकार है, केंद्रीय प्लस राज्य सरकार, वो भी आती है। और
कोई भी लोक प्राधिकारी चाहे, है ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं। एक क्वेश्चन को ही पूछता है दोस्तों, एक एक चीज़ पूछता है। आप लोग को मूल अधिकार को ना समझ लीजिएगा कि एक ठो लाइन को नहीं छोड़ने का कोशिश करना है आप लोग को, ठीक है। मूल अधिकार अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकार के विरुद्ध विधि निर्माण पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति क्या है दोस्तों, बताइए। बताया हूँ कि नहीं आप लोग को? बताया हूँ, लेकिन फिर से सुन लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाता है, कोई भी राज्य के अंतर्गत क्या है मालूम है आप लोग को, सब कुछ है, संसद, विधानमंडल, सरकार, कोई स्थानीय प्राधिकारी भी, ठीक है। इवन विधि के तहत रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं भी इसमें शामिल है ना दोस्तों। कोई भी कानून, कोई भी विधि, चाहे वो विधि रूढ़ियाँ और प्रथाओं में शामिल हो, मतलब कई चीज़ें क्या आती हैं, कोई विधि क्या है उसको कोई बनाया नहीं रहता है, वो प्रथाओं में होती हैं, रूढ़ियों से चली आती हैं, उसको भी अगर चाहे तो न्यायिक पुनरावलोकन उसमें अनुच्छेद 13 के तहत किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करती है, अगर उसको लगता है कि सरकार ने, राज्य ने कुछ ऐसा कानून बना दिया है, ऐसी विधि बना दी गई है जो मूल अधिकार का क्या करती है, हनन करती है, तो उस कानून को क्या कर देगी, वो निरस्त कर देगी, विधि शून्य कर देगी, है ना। तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। किसकी है? उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालय की, अनुच्छेद 13 में। अब मूल अधिकार के प्रकार जानते हैं दोस्तों। वर्तमान में मूल अधिकार के कितने प्रकार हैं, तो आपको याद रखना 6 प्रकार है, ठीक है। वर्तमान में 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद को याद रखिएगा 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल संविधान में क्या था दोस्तों, एक और अधिकार था। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में था वो, लेकिन 44वें संशोधन से, कौन से संशोधन, 44वें संशोधन से इसको हटा दिया गया। और अब क्या है, अब इसको अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया है। संविधान के ही एक अलग खंड में अनुच्छेद 300 क में इसको शामिल किया गया है। और अब ये क्या है, अब यह एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है, ठीक है दोस्तों। अब हम जो ये अधिकार हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। समानता का अधिकार को अब हम लोग डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। अभी इसको डिटेल में समझाता हूँ थोड़ी देर में, इसके बाद वाले स्लाइड में। अनुच्छेद 15 है क्या? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, रट लीजिए। शासकीय सेवा में अवसर की समानता कब मिलेगी? अनुच्छेद 16 से मिलेगी। अस्पृश्यता का अंत है क्या? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। एक आर्टिकल को आपको याद रखना है, आप कोड बना के याद रखिए, चाहे कुछ बना के याद रखिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का कंसेप्ट हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। इसके अनुसार कोई भी आदमी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो सब विधि के समक्ष समान है और उनसे उसी टाइप से चर्चाएं होंगी, उसी टाइप से बात होगी, उसी टाइप का, मतलब सबके लिए कानून समान है। इसको दोस्तों एक नकारात्मक धारणा मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं मैं बताऊंगा, अभी जस्ट बता रहा हूँ। विधि के समान संरक्षण एक और है, वो कंसेप्ट लिया गया अमेरिका से और ये सकारात्मक धारणा है, ठीक है। और हमारे भारत में क्या है, इन दोनों कंसेप्ट का समन्वय है। होता क्या है दोस्तों, देखिए विधि के समक्ष समता में कि सबको तो विधि के समक्ष बराबर मान लिया गया, लेकिन सबको समान मान लोगे तो कैसे काम बनेगा? गरीब भी तो है जो खाने को नहीं पा रहा है, तो वैसे आदमी को जिसको वाकई में ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कंसेप्ट अपनाते हैं? विधि के समान संरक्षण, ठीक है। उसमें हम लोग कुछ गरीब लोगों को क्या देते हैं, कुछ सुविधाएं देते हैं, जैसे उनको भोजन के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए क्या देते हैं, सस्ता भोजन उपलब्ध कराते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो विधि के समान हम लोग इससे क्या दे रहे हैं? विधि के समान संरक्षण का कंसेप्ट अपना के हम लोग गरीबों को कुछ क्या है, सेवाएं दे रहे हैं। गरीबों को चाह रहे हैं कि वो लोग मुख्य धारा में शामिल हो, है ना, और अमीरों को थोड़ा सा
उतना सुविधा नहीं दे पा रहे हैं भाई, ये लोग सक्षम हैं सब करने के लिए। तो ये क्या भावना हुई यहाँ पे, जो भावना है यहाँ पे, विधि के समक्ष समान हुए क्या गरीब और अमीर? समान नहीं हुए। इसको क्या बोलते हैं अपन? विधि के समक्ष, विधि के समान संरक्षण बोलते हैं। तो ये सकारात्मक धारणा हुई कि नहीं दोस्तों, बताइए। सकारात्मक धारणा है ना, गरीबों के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन विधि के समक्ष समानता की जब बात होती है दोस्तों, तो अब जो गरीब है, विधि के समक्ष समानता में क्या है कि भाई जो जैसा है सब समान है, अमीर गरीब से हमको कोई मतलब नहीं है, सब एक समान है मेरे लिए। तो सब अच्छा समान रहो भाई। कई मामलों में हमको सबको समान भावना से देखना पड़ता है, जैसे कि कानून है ना, कोई दंड करता है तो समान रूप से हम दंड देते हैं उसको आईपीसी में, ठीक है, अमीर रहे कि गरीब रहे। लेकिन जब कल्याणकारी बात आती है तो हम लोग विधि के समान संरक्षण के कंसेप्ट को अपना लेते हैं और गरीबों को हम कुछ सुविधाएं देते हैं ताकि वो अपने जीवन में सुधार कर सकें। अब दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का और विधि के समाज का कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति को, जब वो राष्ट्रपति रहता है, उसके ऊपर क्या नहीं हो सकता? कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो सकता है। मर्डर भी कर देगा तो भी दर्ज नहीं होगा, समझिए। कानून तो इस टाइप का है कि इसी टाइप का कानून है, आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होगा। और दर्ज करना है तो उसको राष्ट्रपति पद से हटाना पड़ेगा पहले महाभियोग से। और इसके अलावा और भी कई प्रिविलेज हैं दोस्तों उनको, जैसे कि कोई दीवानी प्रकरण है, दीवानी प्रकरण जिसमें क्या है कि इंसान को क्या है, दंड नहीं मिलता है, वो भी दीवानी प्रकरण शुरू करने से पहले भी 2 माह का नोटिस देना आवश्यक है, ठीक है। ऐसे ऐसे कई वो हैं। इसको बस ऐसी जानकारी कही कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं मिलता है, अपवाद है, बहुत ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेना है इस बात को। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पहला क्या है? धर्म, दूसरा है मूल वंश, तीसरा है जाति, तीसरा है, चौथा है लिंग एवं जन्म स्थान। 5 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इसका दोस्तों अनुच्छेद 15 है ना, उसके खंड हैं कई, ठीक है। तो उसे खंड को भी अपन देखते हैं। जैसे 15 क्या बोलता है? राज्य, धर्म, वंश, धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव नहीं करेगा। अच्छी बात है भाई, नहीं करेगा। 15(2) बोलता है दुकान, होटल, कुआं, तालाब, सड़क का उपयोग सभी लोग करेंगे, कोई निर्योग्य नहीं होगा। अच्छी बात है, याद करने की आवश्यकता नहीं है 15 को, 15(2) को ज़्यादा। राज्य स्त्री एवं बालकों हेतु विशेष उपबंध कर सकेगा, ठीक है। भेदभाव तो कर दिया, अब स्त्री एवं बालकों के विशेष उपबंध किया, मतलब लिंग के आधार पर और आयु के आधार पर थोड़ा सा तो इन लोगों को क्या मिल गया? प्रिविलेज मिल गया अब इस आर्टिकल के तहत। तो कहाँ? और 15(4) क्या है? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा, ठीक है। अब इससे कहाँ विशेष उपबंध किसके लिए करेगा? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा नागरिक, है ना दोस्तों, आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, इसको याद रखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से। अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि है। और एसटी और एससी के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 15(5) अभी 15(5) में क्या है कि राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु के प्रवेश हेतु उपबंध कर सकेगा। 15(6) का अभी जुड़ा है दोस्तों। इसमें क्या है? 103वां संशोधन है, 2019 में हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों हेतु विशेष उपबंध बनाए गए हैं, जिसमें क्या बोला गया है? ये तो हो गया, ठीक है, विशेष उपबंध। 15(6) में क्या है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शासकीय निजी शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अधिकतम 10% आरक्षण दे सकता है। मतलब अब क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यहाँ पे सामाजिक शैक्षणिक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वाला बात है, यहाँ पे सामाजिक शैक्षणिक वाला बात है। और यहाँ पे क्या बात है? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निजी शिक्षण संस्थान में 10% आरक्षण प्रवेश के लिए दे सकता है। अब है दोस्तों शासकीय सेवा में अवसर की समानता। 16(1) देखिए क्या बोलता है? सभी को शासकीय सेवा में अवसर की समानता होगी। बहुत अच्छी बात है भाई, होगी। शासकीय सेवा में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं निवास के आधार पर विभेद नहीं होगा। अच्छी बात है। फिर अब 16(3) में क्या बोल देता है? शासकीय पदें होती राज्य के भीतर निवास करने संबंधी अपेक्षा सरकार कर सकेगी। लो, अब 16(3) बनाया तो 16(2) क्या हो गया? फेल हो गया ना। अब भैया यहाँ बोल रहा है धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं निवास के आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। अब 16(3) में क्या बोल देता है? निवास करने संबंधी अपेक्षा सरकार कर सकेगी बोलता है। तो यहाँ पे तो भाई थोड़ा सा हल्का सा भेदभाव तो हो गया, ठीक है, समझने के लिए है।
16(4) क्या बोलता है, राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में पदों का आरक्षण संबंधी उपबंध कर सकेगी। पिछड़े हुए नागरिकों के लिए क्या कर सकेगी, पदों का आरक्षण कर सकेगी। लो भैया, अब सबको आरक्षण मिल गया। पिछड़े हुए नागरिक में तो सब आ जाएंगे, बहुत लोग आ जाएंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, ये लोग आ जाएंगे। तो इन लोगों को क्या मिल गया, आरक्षण मिल गया। ठीक है। 16(4) का क्या बोलता है, 16(4) का में शासकीय पदों पर पदोन्नति के लिए भी किसको आरक्षण मिलेगा, एसटी और एससी को मिलेगा। ठीक है। 16(6) अभी नया नया जुड़ा है दोस्तों, 16(6) इसमें बोला गया है, राज्य आर्थिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु 10% पदों का आरक्षण कर सकेगी। किसमें, सेवाओं में। ठीक है, लोक सेवाओं में, शासकीय सेवाओं में 10% पदों का आरक्षण कर सकेगी। अब क्या है, जनरल लोगों को भी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको 10% पद उनके लिए आरक्षित हो सकते हैं। इसमें ना दोस्तों आप लोग समझने का है, इसको थोड़ा सा आप लोग चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं सबको पढ़िए यार। अब 100 में से 90 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो 10 को काहे छोड़ेंगे, इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत एवं उपाधियों का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 17 को याद रखिएगा दोस्तों एकदम, 17 में खतरा, अस्पृश्यता कोई करेगा तो उसको हो जाएगा क्या, खतरा। ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। देखिए संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात है। ठीक है। और इसके परिपालन में सरकार ने क्या किया है, 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया और 1976 में क्या बनाया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। आपको बस आर्टिकल को याद रखना, अनुच्छेद 17 को भूलना नहीं है। बस अस्पृश्यता का अंत मतलब अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 मतलब उपाधियों का अंत, ऐसे बस याद रखिए। इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा एकदम क्लिष्ट करके नहीं पूछता है, बस पढ़ लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है। कन्फ्यूजन भी होता है पढ़ने से कि कई लोगों को तो उपाधि मिल रहा है, कई लोग तो जा रहे हैं विदेश, पुरस्कार ले रहे हैं, फिल्मी जगत के लोग पुरस्कार ले रहे हैं, वो सब में अपना दिमाग को मत घुमाइए। बस इतना याद रखिए, अनुच्छेद 18 मतलब उपाधियों का अंत है, और इसको पढ़ लीजिए। सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। बस याद कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेके कहाँ तक है बताइए। 14 से 18 तक क्या था, समानता का था। 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था, जल्दी बताइए। 19 से 22 तक था। ठीक है था क्या। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है दोस्तों, कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए। समानता का अधिकार 14 से 18, टोटल कितना अनुच्छेद है, 4। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, टोटल कितना है, 4। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, टोटल कितना है, 2। धार्मिक स्वतंत्रता कितना है, 25, 26, 27, 28, ये भी 4 है, ये 2 है और ये तो 1 है ना। तो शुरू में 4 अनुच्छेद, फिर 2, फिर 4, फिर 2। ठीक है। स्वतंत्रता देखो 7 प्रकार का की स्वतंत्रता का उल्लेख है, किंतु 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, किंतु 44वें संशोधन से क्या किया गया, 19 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है। तो अब हमको स्वतंत्रता का अधिकार भी कितना है हमारे पास, कितना है बताइए, 6 है ना। कितना है, 6। 19 जो था वो निकाल दिया गया। अब 19(1) का क्या है दोस्तों, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता इसमें है। ठीक है। मतलब कहीं भी हम सम्मेलन कर सकते हैं, बस हथियार लेके नहीं बैठना है। ठीक है। बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19(1) में है। घ में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। देश के 19(1) अंगा में क्या है, देश के किसी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। 6 में क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यापार वाणिज्य व्यवसाय। ठीक है।
थोड़ा सा कष्ट होगा दोस्तों, मेरे को बहुत दिन में याद हुआ था ये मूल अधिकार, बहुत दिन लगा था, ठीक है। और अभी भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। लेकिन आप लोग को इसको करना है याद, क ख ग घ अंगा सबको याद करना है इसमें। अच्छा, यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, युद्ध बाह्याक्रमण के आधार पर लागू राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। किसमें? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू राष्ट्रीय आपात में, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय आपात जो होता है ना दोस्तों, वो किस तरह पे हो सकता है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर हो सकता है, अनुच्छेद 352 में। और 356 में क्या है? सशस्त्र विद्रोह से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब घर के आदमी लोग विद्रोह कर दिए तो सशस्त्र विद्रोह। युद्ध बाह्य आक्रमण, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, ध्यान मत दीजिए इसको। अनुच्छेद बस इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लगा है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो क्या होगा? अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। और अन्य मूल अधिकार जो होते हैं दोस्तों, उसको कौन निरस्त करता है? उसको निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अलग से आदेश जारी करके। लेकिन यहाँ याद रखने वाला बात है दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो आपातकाल में भी जिंदा रहता है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 19 जो है, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, आवास करने की स्वतंत्रता, उस पर कई प्रतिबंध हैं, ठीक है। उन प्रतिबंधों को पूछता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी आदमी, अगर सबको बोलने का अधिकार दे दिए दोस्तों अपन, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम सबको बोलो जो बोलना है ऐसा बोल दिए, तो क्या करेगा? कुछ ही बोलेगा, भारत की प्रभुता को चोट पहुंचा देगा, अखंडता को तोड़ने का ही बोल सकता है, सुरक्षा को भी गंभीर चोट पहुंचा सकता है, विदेशी राज्यों के बारे में गंदा गंदा बोल देगा, अमेरिका के बारे में, इजराइल के बारे में, लोक व्यवस्था ऐसा बोल देगा कि लोक व्यवस्था बिगड़ जाए, ठीक है। और ऐसा गंदा गंदा बोलेगा कि उसमें कोई शिष्ट भाषा नहीं है, शिष्ट भाषाओं का प्रयोग करेगा, तो है ना, तो गलत हो जाएगा ना भाई। न्यायालय के अवमानना करने लग जाएगा, मानहानि, किसी व्यक्ति के जो चरित्र है उस पर हनन करेगा, मानहानि करेगा, तो कर सकता है ना, अगर उसको हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी है, उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया तो इस कारण से हमने इन कारणों के आधार पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। इसको मोटा मोटी आप लोग क्या करेंगे? देख लेंगे, अपने दिमाग में एकदम चित्र बना लेंगे कि प्रभुता, एकता, अखंडता, ये सब क्या नहीं होना चाहिए? खराब नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन इन प्रतिबंधों को लागू करते हुए। अब सभा कोई कर रहा है दोस्तों, सभा करना है ना, तो सभा करेगा तो ऐसा मत करे कि लोक व्यवस्था को बिगाड़ दे, है ना। लोक व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहिए, लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है सभा करने के अधिकार पे। अब संघ बनाने की स्वतंत्रता पे क्या, किस आधार पे रोक लगाया गया है? तो लोक व्यवस्था, नैतिकता, देश की एकता। नैतिकता को अपन शिष्टाचार भी समझ सकते हैं, सदाचार भी बोल सकते हैं, ये हो गया। और आवागमन एवं आवास निवास की स्वतंत्रता पर भी साधारण जनता के हित में एवं अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है और लगाया गया है। जैसे कि हमारा दोस्तों जो बस्तर का कई क्षेत्र है ना, अबूझमाड़ का क्षेत्र है, ये सब पे आम आदमी जा नहीं सकता, वहाँ पे आम आदमी का जाना प्रतिबंधित है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ना लोगों का जाना प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने अभी भी ऐसे आदिम जनजाति के लोग रहते हैं ना, जो हम लोग को देख के डर जाएंगे। हम लोग, उन लोग की संस्कृति के संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम लोग जैसे लोग वहाँ पे न जाएं और वहाँ पर निवास न करें, वहाँ पे आना जाना ना करें, ठीक है। राज्य किसी व्यापार के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता, सबको व्यापार करने का अधिकार तो है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे व्यापार हैं जिसमें तकनीकी योग्यता जरूरी है। जैसे मान लीजिए दवाई अपन बांट रहे हैं, दवाई दुकान के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो लाइसेंस किसको मिलता है? जो बी फार्मा या डी फार्मा किए रहता है, ठीक है, उन लोग को ड्रग का लाइसेंस मिलता है और वो लोग दवाई दुकान खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, प्रतिबंधों को। आगे हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना दोस्तों, तो ये सब आएगा, आप लोग अच्छे से याद कीजिए। क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बहुत मज़ा आएगा, अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़े रहेंगे तो, ठीक है। और क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर आप लोग का थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन भी रहेगा ना, उसको भी हम लोग क्वेश्चन के दौरान सॉल्व करेंगे। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को क्या है ना, अनुच्छेद 20-21 देखिए कभी राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं होता है, ठीक है। अनुच्छेद 20-21 पे क्या है? किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 20 में स्वयं के विरुद्ध कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। पहले देखे होंगे फिल्म, पुलिस लोग बोलते थे चलो अपना गुनाह कबूल करो, बोलते थे ना, और
ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करवाते थे। ऐसा दिखाता है फिल्म में, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। किसी को भी अपन बाध्य नहीं कर सकते। और अगर कोई पुलिस ज़बरदस्ती अगर बोलती भी है कि तुम अपना कबूल करो, स्वयं के विरुद्ध गवाही दो, तो वो चाहे तो कोर्ट में जा कर के तुरंत कोर्ट के समझ बोल देगा कि मुझसे ज़बरदस्ती ये लोग गवाही दिलवाएं। ठीक है। वर्तमान में प्रचलित कानूनों के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। अगर आज मैं कुछ दंड किया दोस्तों, कुछ दंड नहीं किया, आज मैं कुछ ऐसा काम किया जो कि वर्तमान कानूनों के तहत दंड नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद उस पर एक कानून बन गया और वो दंड की सीमा में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को जो मैंने 1 साल पहले जो काम किया है, जो उस समय अपराध नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद वो अपराध की श्रेणी में आ गया है, उसके लिए मुझे आज दंड दिया जाएगा, है ना? वैसा नहीं होगा। दोहरे दंड का एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी। कॉमन सी बात है भाई, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। ठीक है। अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भैया किसी का जीवन है तो उसको कैसे, जीवन के अधिकार से हम किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं, बशर्ते विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, है ना? अब भाई विधि में बोल दिया कि भैया फांसी दो, तो उसको तो मारना पड़ेगा ना भाई हम लोग को। ठीक है। लेकिन बिना विधि के किसी के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से हम उसको वंचित नहीं कर सकते। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसको बोला है कि वो अनुच्छेद 21 की परिधि में आएंगे, जैसे कि निजता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, स्वच्छ जल वायु के उपभोग का अधिकार इत्यादि। ठीक है। अनुच्छेद 21 का है दोस्तों एक अनुच्छेद जो बाद में जुड़ा, कब जुड़ा? 86वां संशोधन से जुड़ा, और इसमें क्या किया गया, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है। और बोला गया कि जो राज्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और अगर नहीं करवा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, कोर्ट में जा सकते हैं। ये मतलब ये बताने के लिए किया गया इस अनुच्छेद को कि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 86वें संशोधन में ना दोस्तों शिक्षा को कई जगह ऐड किया गया था, जैसे DPSP में भी ऐड किया गया था। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में भी ऐड किया गया था। ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, DPSP और मूल कर्तव्य। मैं भी ऐसे ही आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट विषय था ना, इस कारण से 86 संशोधन की जगह तीन जगह इसको ऐड किया गया था, मूल अधिकार में भी और राज्य के नीति तत्व में भी और मूल कर्तव्य में भी। कुछ दशा में गिरफ्तारी विरोध में संरक्षण। भैया अगर हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो कुछ उनको कानून दिया गया है। किसी को भी पुलिस उठा करके अपने थाने में चाहे जेल में नहीं डाल सकती है। ठीक है। कोई नियम कायदा है। अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा दोस्तों तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले तो उसको कारण बताना पड़ेगा भैया कि तुमको क्यों हम हिरासत में लिए हैं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर पेश नहीं करते हैं तो करना ही पड़ेगा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है। किसी को भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, उसको पेश करना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। दोस्तों अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 में निवारक निरोध कानून का वर्णन है। अब निवारक निरोध कानून क्या होता है, जैसे इस कानून में क्या करते हैं दोस्तों अपन, ये बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है ये वालों को, ये वाला उतना पूछा नहीं है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन आएगा जो बहुत पहले पूछता था। ठीक है। अब निवारक निरोध कानून क्या है दोस्तों कि इसमें हम लोग किसी व्यक्ति को अपराध नहीं किया है तो भी उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। किस अंदेशे में गिरफ्तार करते हैं कि ये आदमी क्या करेगा, अपराध करेगा। ठीक है। सरकार क्या करती थी पहले, पोटा लगाती थी, और भी कई कानून थे। ठीक है। पोटा था, एक मिनट, मीसा था, पोटा, मीसा, टाडा। ठीक है। पोटा था, पोटा, मीसा, टाडा, ऐसे कई कानून थे जिसके आधार पर क्या करते थे, सरकार क्या करती, सरकार नहीं पुलिस क्या करती थी, इन लोगों को पकड़ लेती थी लोगों को, और ये लोग अपराध ना करें इसके आधार पर इनको गिरफ्तार करके जेल में रखती थी। ठीक है। अपराध ना करें इसलिए, ये लोग अपराध नहीं किए रहते थे, ये लोग अपराध कहीं कर ना दे इसलिए इन लोग को कहाँ रखा जाता, जेल में रखा जाता था। अधिकतम 3 महीने तक के लिए रखा जा सकता था।
अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब कोई भी व्यक्ति सब कुछ का व्यापार कर सकता है लेकिन मनुष्यों का खरीद बिक्री नहीं कर सकता। ठीक है, मनुष्यों का, बच्चों का खरीद बिक्री कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और बलात् श्रम का प्रतिषेध, किसी को ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर बना के फोकट में काम थोड़ी ना करवाएगा। किसी को मन है तो श्रम करे वो उसका, ठीक है, नहीं तो कोई उसको ज़बरदस्ती किसी को आदमी को पकड़ के ज़बरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 24 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में, खदान में या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध हेतु संपत्तियों का लोग अर्जन कर सकेंगे, उसका स्वामित्व कर सकेंगे, स्वामित्व अपने नाम में भी रख सकेंगे और उसका प्रशासन भी कर सकेंगे। कोई बात नहीं है, इसको बस याद रखिए 25-26 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? कि राज्य किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कर नहीं लगाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, इतिहास में पढ़े हैं, जजिया लगता था, जजिया, जकात, ये सब लगता था। ठीक है, क्या है ना, तो अभी क्या है, वर्तमान में किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कोई कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसको बस एक बार आप लोग याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में क्या क्या लिखा है। अच्छा, ये बताइए दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं? एक आध दो बार क्वेश्चन पूछा है इसको। अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय कौन से हैं? तो 3 समुदाय तो होंगे ही। कौन कौन होगा? मुस्लिम होगा, हिंदू, मुस्लिम हिंदू तो हो नहीं सकता, हिंदू तो बहुसंख्यक है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। और 3 कौन कौन है? पारसी, जैन और बौद्ध। ठीक है, टोटल कितने हैं? 6। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, नागरिकों को अपने विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। किसको? नागरिकों को। अनुच्छेद में क्या लिखा है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उसके बाद जो डिस्क्राइब किया है उसमें लिखा है नागरिकों को। मतलब इसमें कोई भी नागरिक हो सकता है ना दोस्तों, अल्पसंख्यक तो होगा ही, अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी हैं इसमें। ठीक है, हिंदू भी शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को बस है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको आप लोग इसलिए बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा था CGPSC मेंस में कि कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही है बना हुआ। अनुच्छेद 29 भी ऑप्शन में था, अनुच्छेद 30 भी ऑप्शन में था। हम लोग पढ़े नहीं थे, हम लोग बड़ा कन्फ्यूज हो गए कि क्या करें इसको। और ना ही इस क्वेश्चन को कभी प्रीवियस ईयर में पूछा था कि हम लोग कभी पढ़े रहे हैं उसको। बहुत कम कन्फ्यूज थे हम लोग, या तो 29 हो गया तो 30 होगा, सोचे कोई 29 मारा, कोई 30 मारा। ठीक है, लेकिन उसका आंसर क्या था दोस्तों? उसका आंसर था 30, क्योंकि अनुच्छेद 30 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। और अनुच्छेद 29 क्या है? नागरिकों को बोला है, तो नागरिक में अल्पसंख्यक भी आ गया, बहुसंख्यक भी आ गया। ठीक है, हालांकि 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यक के लिए है, लेकिन एक्सक्लूसिव फॉर अल्पसंख्यक वो है अनुच्छेद 30। ठीक है, इसको मैं गलती किया था, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। मेंस 2013 का था जिसमें मैं डिप्टी कलेक्टर बना हूँ। पहले हमारा मेंस कैसे होता था? मेंस ऐसे होता था, मेंस 2011 सॉरी, कैसे होता था कि ऑब्जेक्टिव होता था, बस गोला मार मार के हम लोग बने हैं डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, अनुच्छेद 31 निश्चित हो गया है दोस्तों। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संशोधन 1978 के तहत इसे मूर्तिका से हटा गया। अनुच्छेद 300 क के तहत अभी क्या है? ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। ये बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, इसलिए आप लोग को आधा पढ़ाया हूँ। कल पढ़ाऊँगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और 33, 34, 35 भी पढ़ाऊँगा। साथ में अपन क्वेश्चन भी करेंगे 32 से 35 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग दोस्तों अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी मात्र 100 सब्सक्राइबर है मेरे।
ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाओ। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।